वेलकम बैक बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल NCERT सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कल हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था क्लास 10th का। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन एवं विकास। तो कल हम लोगों ने संसाधन के बारे में जाना, अच्छे से पढ़ा और समझा कि संसाधन क्या है, कितनी वैरायटी उसमें होती हैं, किसको हम संसाधन कहते हैं, क्या संसाधन नहीं है, या संसाधन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसी के आगे है, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग क्लास को। तो उसमें है संसाधनों का विकास। ठीक है, कि संसाधनों का विकास एक टॉपिक है, एक छोटा सा, कि कैसे प्रोसेस चलते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें। तो देखिए, हुआ कल जैसे कि हम लोगों ने चर्चा की थी कि संसाधन में लोग ये मानते थे कि संसाधन क्या है, कि प्रकृति की देन है। ठीक है, तो संसाधन प्रकृति की देन है और मनुष्य का जीवन जीने के लिए संसाधनों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसीलिए हुआ क्या कि जब हमने ये मान लिया कि ये प्रकृति की देन है, तो सीधी सी बात है कि ये ख़त्म नहीं होंगे, ऐसा हमने मान लिया। जब ऐसा हमने मान लिया तो फिर हुआ क्या कि हमने संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी कि हमने, भाई जब कोई चीज़ है, अगर हम मान लें कि ये ख़त्म होगी ही नहीं, तो हम जितना चाहे उसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लो आज के समय में जैसा कि हमें लगता है कि पानी ख़त्म नहीं होगा, और अगर ऐसा हो कि हमारी मोटर गाड़ी पानी से चलने लगे, ठीक है, तो जहाँ हमें मतलब साइकिल से जहाँ हम जाया करते थे वहाँ किससे जाएंगे, मोटर गाड़ी से। और ठीक है, तो हम उसका ज़्यादा प्रयोग करने लगेंगे, है ना। अभी हम लोग खाने पीने नहाने धोने में इस्तेमाल करते हैं केवल, फिर उसका मोटर गाड़ी में भी इस्तेमाल होने लगेगा। सभी की टंकियाँ फुल रहेंगी हमेशा, तुरंत जैसे नल मिला, रोका, नल एक बोतल भरी नल से और फटाक से उसमें भर लिया टैंक फुल, चलो कहाँ चलना है ना। तो जहाँ नहीं जाना वहाँ भी पहुँच जा रहे, दिन में 2-2-3 चक्कर लगा रहे, कहीं चलो आओ कानपुर चल रहे, क्यों, कहीं चाय पीना है। ठीक है, तो ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि अच्छा, हमें तो जानकारी है नहीं कि ये ख़त्म होंगे या नहीं होंगे। अच्छा, शुरुआत में चीज़ें हमेशा ज़्यादा रही, जैसे पानी है, अभी भी हम अपने इलाके की हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ अपने पानी की यहाँ कोई समस्या नहीं है, तो हमें लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार उसका बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो यही हम लोगों ने शुरुआत से किया कि हमने मान लिया कि संसाधन प्रकृति की देन है, ये ख़त्म नहीं होंगे। तो हमने क्या किया जी, जैसा चाहा वैसा इस्तेमाल किया, बिल्कुल हर चीज़ में। मतलब पेड़ की अगर हम लोग बात करें तो हमने बिल्कुल झिझके नहीं पेड़ों को काटने में, तबाह करने में, जंगलों को आग लगाने में, इन सब चीज़ों से हम कतई डरे नहीं, कतई हमने इसके बारे में सोचा नहीं कि आगे इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इतना बुरी तरीके से हमने इसका इस्तेमाल किया संसाधनों का, तो फिर वो धीमे धीमे हमारे सामने समस्या के रूप में चीज़ें आ गई। ठीक है, तो क्या समस्याएं हुई, ठीक है, तो उन पे ज़रा हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्यास का मतलब होता है क्षति या कमी आना, ठीक है, या नुकसान पहुँचाना। ठीक है, तो हमें पता है कि जो संसाधन है हमारे लिए, तो कुछ जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कोई शिकारी है, ठीक है, शिकारी हाथी का शिकार करता है हाथी के दांत के लिए। ठीक, तो हाथियों का शिकार करने लगा, उसने जब हाथी के दांतों का व्यापार करना शुरू किया तो उसे दिखा, अरे वाह, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो इसका शिकार हम लगातार करेंगे। तो पहले खुद कर रहा था अकेले, फिर उसने 4 आदमी और लगा लिए, लंबी टीम लगा ली। पहले एक दिन में 1 हाथी मार रहा था, वो एक दिन में सैकड़ों हाथी मार रहा है। ठीक, तो केवल लालच की वजह से उसने क्या किया है कि उन चीज़ों का परिणाम ना सोचते हुए कि हाथी होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा, उसने उसकी कोई परवाह नहीं की। उसने ये भी नहीं सोचा कि आज अगर हम 1 हाथी को मार के उसके 2 दांत बेच के कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो हम इसी क्रम को आगे जारी रखें, एक समय बाद हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, तो इन्हें कम मारें तो ये लंबे समय तक हमारा साथ देंगे। लेकिन नहीं, हो लालच तो लालच, ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा चाहिए, यही मनुष्य की प्रकृति है। तो हुआ क्या, ऐसे लोगों ने बड़ी समस्याएं पैदा कर दी। ठीक, तो जो भी लालची व्यक्ति थे उन्होंने संसाधनों का इतना दुरुपयोग किया कि समस्याएं बढ़ती चली गई, संसाधन घटते चले गए। ठीक, दूसरे पॉइंट की अगर हम लोग चर्चा करें तो लिखा है, संसाधन समाज के कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ गए, जिससे समाज 2 हिस्सों में बट गया। अब भाई
अब संसाधन, सीधी सी बात है भाई, हर चीज़ हर व्यक्ति के पहुंच में तो है नहीं, है ना। तो जैसे पेट्रोलियम की बात करें, है ना, अब पेट्रोलियम को निकालना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि हम चलो हाथ से गड्ढा करने लगे निकाल लिए पेट्रोलियम, ऐसा तो है नहीं, और हर जगह मिलता भी नहीं है, ठीक। तो हुआ क्या कि इसी तरीके से संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन अब चूँकि उन्हें प्रोसेस करना, संसाधनों को ज़मीन से या पर्यावरण से या नेचर से प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन था, इसलिए हुआ क्या कि जो लोग पहले से ही अमीर थे, ठीक, उनके हाथों में सारे के सारे संसाधन की बागडोर चली गई कि ये लोग इसका उपयोग करेंगे और जो निम्न वर्ग है उन्हें ये सप्लाई देंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें चिप्स का, है ना, तो एक चिप्स का पैकेट जो 5 रुपए का आता है उसमें एक आलू से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। वही एक आलू किसान से ख़रीदा जाए तो उसकी कीमत कुछ नहीं, आप अगर केवल एक आलू लेने जाओगे तो फ्री में आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अगर आप ख़रीदते हो तब भी बहुत सस्ता मिलता है, और फिर वही एक आलू की कीमत 5 रुपए में वापस आप खुद खरीदते हो आके, क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस बन गया कि हम मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, किसान मेहनत ज़्यादा करता है, चीज़ें ज़्यादा देता है, उसके बाद किसान से चीज़ें सस्ते दाम में ख़रीद के उसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, पैकिंग कर दी जाती है, और उसके बाद उन्हीं चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। तो हम हमेशा नुकसान में रहे, हमसे मतलब जो गरीब तबके का लोग था। तो दो तरीके से संसाधन बट गए, एक अमीर में और दूसरा गरीब में, यानी कि अमीर मतलब संसाधन में जो संपन्न थे और गरीब मतलब संसाधनहीन, जिनके पास संसाधन नहीं थे, ठीक। अब जैसे अभी ले, हमने कभी नहीं सोचा होगा या हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं ये बात सोची होगी कि पानी भी बिकेगा। आप बताइए कि पानी भी बिकने लगा है घरों में आजकल। अब तो अच्छे शहर से मतलब जहाँ पानी बहुत अच्छा और शुद्ध आता है, उन शहरों में भी फ़िल्टर वाटर इस्तेमाल होने लगा, पानी के कैंपर घर घर जाने लगे हैं, उसका व्यापार होने लगा है पानी का भी। स्टेशन पे मजबूरी है, ठीक है, नहीं अच्छी, हर जगह अच्छा पानी नहीं मिलता है, बोतल आप खरीद रहे हो या अपनी साथ में लेके जा रहे हो, वो एक अलग की बात है। लेकिन शहरों में, घरों में जहाँ अच्छा पानी मिल रहा है, जैसे अपने शहर की हम लोग बात करें इटावा की, तो बहुत बेहतरीन पानी है, शुद्ध है, अच्छा है, स्वादिष्ट है, फिर भी लोग क्या, यहाँ पर भी सप्लाई वाला पानी मिलने लगा है, तो पानी भी बिकने लगा है। तो संसाधनों पे पकड़ बना ली फिर से एक मजबूत तबके ने। अब सोचिए आपके लिए पानी फ्री है, जहाँ हैंड पम्प लगा, 2 हत्ते मारे, पानी पिया, नहाया धोया, जो भी करना था किया, और बस चलते बने। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कहीं ना कहीं इस संसाधन पे भी, जल जो कि संसाधन भी है हमारा, उस संसाधन पे भी जो बड़े अमीर लोग हैं उनने अपनी पकड़ बना ली। क्या कि भैया पानी भी अब हमारा, हम उसको रिफ़ाइन करेंगे, अच्छा बनाएंगे, उसको प्योरीफाई लगा जाएंगे तुम्हारे घर पे, या हम खुद प्योरीफाई करके पानी तुम्हारे घर पे बॉटल में भेजेंगे सीधे, ठीक है भाई। प्योरीफाई तुम पानी कर रहे हो, उसके बाद प्लास्टिक की बॉटल में भेज रहे हो, और फिर कहते हो प्लास्टिक खतरनाक है। तो चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं कि हमें जो पब्लिश की जाती हैं, जो बातें हमें बताई जाती हैं, हम उन्हीं को मानते हैं केवल। हम अपना दिमाग चलाना भूल गए हैं कि भाई आप बताइए, जो पानी की बोतल है जो आपके घर पे आती है, कब धुलती है कब नहीं धुलती, कोई पता है उसका? नहीं पता। सबसे बड़ी चीज़ तो यही पता है भाई प्लास्टिक अच्छी नहीं होती। अब प्लास्टिक में आपका पानी आ रहा है, फिर वो 2-3 दिन में, या हो सकता है आपके घर का कैंपर किसी और घर में पड़ा हो, कहीं और डला हो, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं उसको पैसे दे के ख़रीद रहे हो। अब वो 20-25 लीटर की बोतल, यानी कि करीब 1 रुपये लीटर के हिसाब से पानी मान के चलिए आप, ठीक है। तो पानी की भी कीमत मिलने लगी अब लोगों को। तो इस संसाधन जो बिल्कुल मुफ्त का था, जो ख़त्म नहीं की हो सकता, ठीक है, उसका भी व्यापार होने लगा। तो इस तरीके से जो संसाधन थे, अमीर और गरीब के बीच की जो दीवार थी, वो भी यहाँ पर भी खड़ी हो गई। क्योंकि हर संसाधन प्रकृति ने दिया है, तो प्रकृति पर सभी की पकड़ होनी चाहिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो जो संसाधन बिल्कुल फ्री में भी थे, उन पर भी लोगों ने व्यापार बना लिया, ठीक है, टैक्स लेने लगे या उसको बेचने लगे, वो सारे प्रोसेस चलने लगे। खैर, पॉइंट नंबर 3, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जैसे भूमंडलीय तापन, ठीक। देखिए हुआ क्या कि संसाधन जब हमने अंधाधुंध प्रयोग किए, तो अंधाधुंध प्रयोग करने के बाद संसाधन सीधी सी बात है ख़त्म होंगे। अब जब पृथ्वी या नेचर था तो सारी चीज़ें बैलेंस्ड थी,
कहा जाता है, साइंस कहती है कि जितना वजन पृथ्वी पर इंसानों का है उतना ही वजन चींटियों का भी है। वजन में बराबर है लेकिन संख्या में तो सोचो वो कितनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो नेचर ने एक बैलेंस पैदा कर रखा। आपने साइंस में आपने पढ़ा होगा 9th में शायद, पिछली क्लास में ही, एक सर्कल होता है, ठीक है, आदमी के खाने पीने, मतलब जो जीव जंतु जो भी पृथ्वी पर है उनके खाने पीने का, है ना, कि इंसान किसी को खा रहा है, शेर किसी को खा रहा है, भेड़ किसी को खा रही है, मोर खा रहा है किसी को, सांप किसी को खा रहा, चूहा किसी को खा रहा। तो वो सर्कल था। वो सर्कल इसलिए है कि एक बैलेंस बना रहे नेचर में। देखिए हमें बुरा लगता है जब हम देखते हैं कि मोर सांप खा रहा है, तो गुस्सा सांप मोर पे आती है, सांप पर दया आती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि वही सांप चूहे को खा रहा है तो सांप पे गुस्सा आती है और चूहे पे दया आती है। फिर देखते हैं कि वो चूहा जो है वो कीट पतंगे खा रहा है तो कीट पतंगे पे दया आती है, चूहे पे गुस्सा आती है। लेकिन ये सर्कल है। और देखते हैं मोर कौन खा गया? इंसान, ठीक। तो जब कोई खाता है किसी दूसरे को तो एक जो विक्टिम है उस पर तो दया आती है, लेकिन जो उस पर पावर अपनी दिखा रहा है उस पर गुस्सा आता है। लेकिन ये सर्कल है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिसको हम लोगों ने ब्रेक किया। नॉर्मली हमें नॉन वेज चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब जो हमारे तटीय राज्य हैं दक्षिण भारत में, वहाँ पर मछली खाना नॉर्मल सी बात है, खानी चाहिए, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में है और सस्ती है। लेकिन अगर आप कहो कि उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में आपको मछली, मुर्गा, मांस, बकरा करा ये सारी चीज़ें खानी हो तो कोई मतलब ही नहीं। 50 तरीके की सब्जियां बाज़ार में उपलब्ध हैं, फिर दालें हैं, फिर बहुत सारी और डिशेज़ हैं। आजकल तो चाउमीन पता नहीं क्या क्या आ गया, तो कमी नहीं है डिशेज़, अच्छी डिशेज़ खाने के लिए, जिससे हम किसी का नुकसान भी ना करें। तो इससे हुआ क्या है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ी और जिसे नहीं जो चीज़ करनी चाहिए वो भी वो चीज़ कर रहा है, तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो रहा है नेचर में। वही हुआ, पेड़ हमने ज़्यादा काट दिए, जिससे क्या हुआ, भूमंडलीय तापन। भूमंडलीय तापन शब्द आपको शायद समझ में ना आ रहा हो। इसके लिए एक दूसरा शब्द है जो आपने सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस शब्द से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, ग्लोबल वार्मिंग। तो भूमंडलीय तापन का मतलब ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो अब पेड़ कटे, ठीक है, एसी या वाहन बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ट्रेनें बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इनकी हीट से हुआ क्या कि पर्यावरण बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। और जब गर्म हुआ तो जो ग्लेशियर हैं पृथ्वी पर, गर्मी की वजह से वो ग्लेशियर पिघलने लगे, और जब ग्लेशियर पिघलने लगे तो बर्फ़ की वहाँ कमी हो गई, तो नेचर में डिसबैलेंस पैदा हुआ। तो ये होता है भूमंडलीय तापन, यानी कि गर्मी अत्यधिक बढ़ जाना। आप अपने पूर्वजों से, अपने दादी बाबा से पूछना, या उस समय पे टेम्परेचर की बात नहीं होती थी, आप गूगल करके टेम्परेचर देखना 50-60 साल पहले का, या जब तक का आपको मिल पाए, तो आप देखोगे कि आपके एरिया में उतनी गर्मी पहले नहीं हुआ करती थी जितनी अभी है। यानी अब आप मान के चलिए करीब पिछली साल का शायद 47-48 डिग्री सेल्सियस पारा गया हुआ था, 48 या हो सकता है 50 भी रह गया हो किसी दिन या किसी समय पे। तो इतनी गर्मी अपने इधर पहले नहीं थी। उसका कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा हमने क्या किया है, पर्यावरण के जो संसाधन थे उनका ह्रास किया, उनको नुकसान पहुंचाया। तो जो बैलेंस था वो बिगड़ गया, नेचर का बैलेंस बिगड़ गया, जिससे सारी समस्याएं खड़ी हो गई। ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है ओजोन परत अवक्षय। ओजोन परत के बारे में आप जानते होंगे, हमारे वायुमंडल में सबसे ऊपर ओजोन परत, एक ओजोन गैस के नाम से जिसको हम गैस जानते हैं, ओजोन, ठीक है। तो वो गैस छाई हुई है पूरे क्या नाम, वायुमंडल में, ठीक है। तो पूरे वायुमंडल में वो जब गैस छाई हुई है तो इससे फ़ायदा ये होता है कि सूरज से जो आने वाली किरणें होती हैं, ठीक है, तो काफ़ी हानिकारक होती हैं। कहा जाता है कि अगर ओजोन परत ना हो और सीधा प्रकाश सूरज का धरती पर आए और आपके शरीर पे गिर जाए तो आप वहीं पर जल के राख हो जाओगे, इतना ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ओजोन परत का जो कार्य है वो सूरज से आने वाली हानिकारक किरणों को, हानिकारक चीज़ों को वहीं पर रोक देती है, और अच्छे से जो फिल्टर होने के बाद जो किरणें आती हैं, प्रकाश जो आता है जिससे हम जलते नहीं हैं, हमें कम गर्मी लगती है, वो किरणें, वो प्रकाश केवल ज़मीन तक आ पाता है। तो अब हुआ क्या कि इसमें भी समस्या पैदा होने लगी, गर्मी बढ़ने लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई कि कहा, अभी कुछ समय पहले हमने जो सुना था हमने कि ओजोन परत में कहीं पर छेद हो गया है, ठीक है। अब छेद हो गया, सीधी सी बात है, वहाँ से प्रकाश जब आएगा सूर्य का तो जिस जगह पे वो पड़ेगा वो जगह बंजर होती जाएगी सालों साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी नुकसान। ये चीज़ तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है। तो पर्यावरण में प्रदूषण हर तरीके से हम फैला रहे हैं, चाहे वो
वायु प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे किसी भी तरीके का प्रदूषण हो, वो भी किस वजह से है? क्योंकि हमने संसाधनों को सही तरीके से सहेज नहीं पाया। भूमि निम्नीकरण, ये भी समस्या है भाई। हुआ क्या कि जब पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ज़मीन तो लिमिटेड है ना भाई, जितनी ज़मीन पहले मिली तो उतनी अभी हमारे पास है। उस पे जंगल था पहले, फिर हमने जंगलों को काटना शुरू किया, खेती के लिए भूमि बनाई। तब कम लोग थे तो ठीक था, जंगल काट लिए, एक बैलेंस क्रिएट होता रहा धीमे धीमे। लेकिन अभी क्या है कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई है कि जंगलों को काट के वहाँ पर घर भी बनाने हैं हमको और खेती भी करनी है, दोनों काम करने हैं। ज़मीन लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकती। इसलिए हुआ क्या कि भाई भूमि निम्नीकरण, यानी ज़मीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हो गए। आप अपनी तरफ देखोगे कि बहुत पहले जो थे 300 बीघा थे, 300 बीघा उनके 3 लड़के तो 100 बीघा हो गया, फिर उनके 4 लड़के हो गए तो 20 बीघा, 15 बीघा सबके पास आ गया। तो टुकड़े बहुत छोटे छोटे होते चले गए जनसंख्या की बढ़ने की वजह से, जो कि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जनसंख्या का बढ़ना। क्लियर हो गई बात? तो क्या समस्याएं आई जब हमने संसाधनों का दुरुपयोग या बुरी तरीके से अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया? तो क्या क्या समस्याएं खड़ी हुई, उन पर हमने विचार, उन पर हमने बात कर ली। इन सब से निपटने के लिए कुछ कार्यक्रम चले। एक सबसे पहले एक टर्म आया, सतत पोषणीय विकास। सतत मतलब कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू एक प्रोसेस बनाया, यानी कि एक टर्मिनोलॉजी रखी गई, उसकी परिभाषा बनाई गई, आगे पढ़ेंगे। तो सतत पोषणीय विकास यानी कि लगातार विकास तो हमें करना है, लेकिन कैसे? पोषण के आधार पे। यानी कि देखेंगे इसको क्या कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य के लिए संसाधनों को संरक्षित रखते हुए विकास करना। देखिए विकास करना जरूरी है भाई, हम घर में नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे, जाएंगे कहाँ? ठीक है, तो रहना तो घर में ही है, खेती भी करनी है, हो सकता है पेड़ों को काटना भी पड़े, लेकिन अगर आप 4 पेड़ काटते हो तो एक लगा भी तो सकते हो। क्लियर है ना? तो वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टर्म रखा गया, ये वही टर्म रखा गया जहाँ पर कि कहा गया कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है और हमें विकास भी करना है। और दूसरी चीज़, भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलते आते हैं, आपकी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी, हमारे पिताजी की, बाबा की, सबकी एक पीढ़ी है। तो ऐसा नहीं कि जैसे आज हम खड़े होकर शिकायत कर रहे हैं कि हमारी पीढ़ी ने कुछ गड़बड़ किया, हमने डायनासोर नहीं देख पाए, तो भैया आप भी गड़बड़ मत करो, या पता चले आपके आगे वाली पीढ़ी टाइगर, शेर, चीता, हाथी यही ना देख पाए, या हो सकता है कहीं ऐसा हो कि पेड़ ही ना देख पाए। अभी कुछ समय पहले शायद कोई ऐड बना था या कोई मूवी में मैंने देखा था कि वो पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लाद के और उसका मास्क लगा के, यानी कि ऑक्सीजन की कमी दिखाई गई थी पूरी तरीके से, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ख़त्म हो गई, कमी क्या ख़त्म हो गई, तो लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके आ रहे हैं। और वो जैसे अभी हम लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मास्क क्या है, अब ये हम लोगों ने जो डिसबैलेंस क्रिएट किया, तो ये चीज़ें, ये सारी चीज़ उसमें थी कि मास्क लगाइए। क्यों? क्योंकि एयर जो है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है, यानी कि वायु प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अच्छी वायु, चाइना में आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा, चाइना में या दिल्ली में भी, श्रीलंका और इंडिया का मैच होना था दिल्ली में, तो शायद उनने इसीलिए मना कर दिया था कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब सोचिए कि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मास्क लगा के हमें चलना फिरना पड़ रहा है। अब चूंकि ये तो फिलहाल बीमारी है इसलिए मास्क लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब ये चीज़ नॉर्मल आ गई। जो बड़े महानगर हैं, आप उनमें जब जाइएगा तो आप देखेंगे कि लोग मुँह अपने पूरे फेस को कवर करके चलते हैं, एयर फिल्टर मास्क, बढ़िया बढ़िया मास्क लगाते हैं। तो अब सोचिए एयर भी पॉल्यूटेड हमने कर दी, मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो फिर अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो हो सकता है आने वाले समय में हम इतनी हालत ख़राब कर लें कि पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लाद के और वो या लगा के वो कवर करके फिर सांस लेंगे सिलेंडर से, तो फिर ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। क्लियर हो गई ना बात? तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। भविष्य के लिए चीज़ों को हमें प्रयोग करना है, लेकिन इस तरीके से प्रयोग करना है कि भविष्य में भी लोग, जो हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, उसके लिए भी संसाधन बचे रहें, वो भी उसका इस्तेमाल कर पाएँ। अब ऑक्सीजन अगर हम ही ख़त्म कर लेंगे तो हमारे भविष्य में कौन होगा और वो ऑक्सीजन का किस तरीके से प्रयोग करेगा, हमें कोई पता नहीं। क्लियर हो गई? तो ये टर्म था सतत पोषणीय विकास, ठीक है, जिसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हो सकता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो आपका लघु उत्तरी होता है उसमें आ सकता है कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो आप आराम से 2 लाइनें लिख सकते हो, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील में एक जगह है, ब्राज़ील में, ठीक है, ब्राज़ील में ये जगह है, रियो डी जेनेरो या जेनेरियो भी इसको बोलते हैं कई बार।
यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जून 1992 में, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जिसको जाना गया। इसमें यही सारी समस्याएं जिनको हम जिक्र कर चुके हैं, इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए करीब 100 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया। जो अच्छे देश थे, बड़े थे, जिनमें समस्याएं थीं, खासकर से यही कहा जाए जिनमें समस्याएं थीं, तो वो सारे के सारे देश के जो प्रमुख थे, मुखिया थे, लीडर थे, वो जाके मिले और उन्होंने इन सारी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए आपस में चर्चा की। ठीक है, तो चर्चा में जो एजेंडा बन के आया, उस एजेंडा को नाम दिया गया एजेंडा 21, यानी कि 92 में ये हुआ था, यानी कि 21 का यहाँ पर मतलब है 21वीं शताब्दी के लिए। ठीक है, 20वीं शताब्दी में हुआ, 21वीं शताब्दी के लिए उन्होंने यही एजेंडा रखा कि भाई आगे ये जो यहाँ पर जो हम लोग जो चीज़ पढ़ चुके हैं, सतत पोषणीय विकास, तो इसी के माध्यम से या इसी को मेन मोटिव बनाते हुए एक जो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ, उसमें एजेंडा 21 नाम से एक एजेंडा रखा गया। उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाई गई, ठीक है, जिसमें कि हम पर्यावरण की चीज़ों का किस तरीके से उपयोग करें और उसको हम किस तरीके से सही दिशा में ले चलें, वो सभी देशों का काम है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में हो तो इंडिया में जंगल ही जंगल हम केवल कर लें या पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे वृक्ष लगा लें, तो क्या ऐसा थोड़ी होगा कि पूरी दुनिया पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी, है ना। तो काम तो पर्यावरण चूँकि पूरी दुनिया से प्रभावित होता है, इसलिए हमें काम अगर करना होगा तो पूरी दुनिया के लेवल पे काम करना होगा। तो यही काम वहाँ पर हुआ उस मीटिंग में। वो मीटिंग हुई जून 1992 में और इसका नाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, जिसको हम UNCED के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, जो एजेंडा 21 था, यह एक कार्य सूची थी, यानी कि इसमें एक सूची बनाई गई कि हमें क्या क्या कार्य करने हैं। सूची में कुछ कार्य दिए गए कि इतने वृक्ष हमें हर साल लगाने हैं, पॉल्यूशन को कम करना है, इस लेवल पे ही रखना है, जो उसके पेरीमीटर जो रहते होंगे कि मैक्सिमम इतना पॉल्यूशन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, फिर आपको चाहे फैक्ट्रियाँ बंद करनी पड़े, चाहे कुछ करना पड़े। तो इस तरीके की कुछ कंडीशन, कुछ लिस्ट, कुछ सूचियाँ, कुछ रूल्स बनाए गए जिन्हें रखा गया, तो वो हर देश के लिए लागू होना था। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, यानी कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, गरीबी और रोगों से निपटना। यानी कि जो मुख्य समस्याएं थीं, जो बेसिक समस्याएं थीं कि पर्यावरण का नुकसान ना हो, ठीक है, गरीबी कम हो या ख़त्म होती रहे धीमे धीमे, और रोगों से निपटना, यानी कि जो भी बीमारियां हैं, कई देश ऐसे हैं जहां पर, या अपने ही देश की हम लोग बात करें तो बीमारियों से निपटने की यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो बढ़ती रहती है। हर साल कहीं ना कहीं बरसाती चूँकि मौसम चल रहा है तो कोई ना कोई नई बीमारी, नई समस्या उत्पन्न होती रहती है और नुकसान होता है। तो इन सारी चीज़ों से, समस्याओं से निपटने के लिए ये एक सम्मेलन रखा गया। इसमें बहुत सारे देशों के लोग मिले और उन्होंने एक सूची बनाई, एक एजेंडा क्रिएट किया, एजेंडा 21, यानी आगे आने वाली भविष्य में जो पीढ़ी आने वाली है, उस पीढ़ी के लिए संसाधन सीमित मात्रा में या कुछ बचे रहें, जिससे वो पीढ़ी भी सर्वाइव कर पाए। क्लियर है। तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आज का जो टॉपिक था संसाधन का विकास, ठीक है, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम अगली क्लास में कल आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।